जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस में। आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस 2025 को क्रैक करने के लिए जो आपका कुछ ही समय बाद होने वाला है। अगर आपका पेपर है दिल्ली पुलिस का तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सबसे पहले आपको करवाऊंगा जीके के पूरे 50 क्वेश्चन जैसे कि आपके एग्जाम में आएंगे। देन आफ्टर मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस करवाएंगे। इस प्रकार आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए ये एकमात्र सेशन है। यानी अगर आपका सिलेक्शन रुक रहा होगा तो आज का सेशन देख करके आपका सिलेक्शन निश्चित हो सकता है। तो सबसे पहले इन 50 क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कर लीजिए जो कि आपके लिए सबसे ज़रूरी हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट हमारे साथ न्यू कनेक्ट हो रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी आपके लिए लेटेस्ट अपडेटेड यहाँ पर वीडियो लाई जाएं वो आपके नोटिफिकेशन बार तक पहुँचे और आप उन पर क्लिक करके उन सारी वीडियोस को वॉच करके अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्लास आपके लिए एक्सप्लेनेशन वाली होगी, मतलब कि विद डिटेल आपको बताऊंगा, ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके सब कॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो कि कह रहा है, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, और सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमें आंसर जरूर करिएगा। आप चाहे गलत करें सही करें, बट आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आंसर देना है ताकि आपके माइंड मेकअप में चलता रहे कि हाँ पहले क्वेश्चन का ये आंसर है। और लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर शो अप करिएगा कि हाँ हम लोग इतने लोग देख करके सेशन को टाइमली देखा है और इसको लाइक किया है। जिसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था। ये हूबहू आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, वो आपको चूज करना होगा। तो मैं आपको डिटेल्ड बता दूं, देखिए, भारत का पहला जो उपग्रह था वो आर्यभट्ट था। तो इस क्रम में राइट आंसर आर्यभट्ट के साथ जाना चाहिए। इसे 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में भेजा गया और यह उपग्रह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत का पहला प्रतीक था। इसका नाम महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। तो इस क्रम में जो भी स्टूडेंट आर्यभट्ट को क्लिक किए होंगे, करेक्ट किए होंगे, उनका 1 नंबर पक्का हो जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका की खोज किसने की थी। भैया, कोशिका की खोज किसने की थी, ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको सेम मिलेगा। आपके एग्जाम पेपर में भले ही 3 ऑप्शन आपको मिसमैचिंग मिल जाए, बट करेक्ट वाला आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इस ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि रॉबर्ट हुक हो जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। उन्होंने 1665 में कारक में कोशिकाओं को देखा था। किस में देखा था, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं को किस में देखा था, तो आप लोग बताएंगे कारक में देखा था। और उन्होंने सबसे पहले सेल शब्द का भी प्रयोग किया था कोशिका के लिए। कोशिका को सेल नाम से जानते हैं तो इंग्लिश में इसको सेल शब्द का प्रयोग यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की विधि किस देश से ली गई है। तो ये राष्ट्रपति चुनाव की विधि किस देश से ली गई है, आपको ये ऑप्शन मिलते हैं। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, आयरलैंड। किसके साथ, आयरलैंड। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की विधि आयरलैंड से ली गई है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी मत प्रणाली से होता है। किसके माध्यम से होता है, एकल संक्रमणी मत प्रणाली, आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, इसमें से टेस्ला, वेबर, हेनरी या फैराडे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। चुंबकीय फ्लक्स का माध्यम वेबर होता है और चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। एसआई भी पूछ सकता है, इससे फ्लक्स का मात्रक पूछा है तो आपने वेबर बता दिया। एसआई मात्रक भी आप लोग बोल सकते हो। यह चुंबकीय क्षेत्र की कुल मात्रा को दर्शाता है। किसकी मात्रा को दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र की कुल मात्रा को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर में कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस होता है। आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज या प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर इनपुट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जो भी स्टूडेंट क्लिक किए होंगे उनका ये करेक्ट हो जाता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा और निर्देश
दर्ज करते हैं, किसके माध्यम से? कीबोर्ड के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार से आपसे पूछा जा रहा है। चंडीगढ़, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पांडुचेरी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप। जो भी स्टूडेंट करेंगे उनका 1 नंबर पक्का हो जाता है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल के अनुसार से। यह अरब सागर में स्थित है, द्वीप समूह है एक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2, C2O या CO CH4O। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर CO हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO है और यह एक विषैली गैस होती है जो अधूरे दहन से बनती है। किसके दहन से बनती है? अधूरे दहन से बनती है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को कब राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया था? 1947, 1950, 1960 या इसे कभी घोषित नहीं किया गया? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 1920 यानी 1950 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। बरगद यानी कि बनियान ट्री को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष 1950 में घोषित किया गया था। यह दीर्घायु, एकता और स्थायित्व का प्रतीक होता है। दीर्घायु, एकता और स्थायित्व का प्रतीक होता है। तो डिटेल में जानकारी आपके लिए कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो सेशन को लाइक करिए। चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और राइट आंसर बताइए। और आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कब आपका एग्जाम है, किस शिफ्ट में लगा हुआ है, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर इंगित करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा होता है या कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? माउंट किलिमंजारो, माउंट फूजी, कोटोफैक्सी या माउंट एटना? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए के साथ जाना चाहिए। माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माना जाता है। यह तंजानिया अफ्रीका में स्थित है और एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो ये पॉइंट भी आपको लर्न करते हुए चलना है। अगला पूछा गया था कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा यहाँ पर आगरा, दिल्ली, औरंगाबाद, फतेहपुर सीकरी में से कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसन के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन या लखनऊ अधिवेशन? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ था। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, इसमें पूर्ण स्वराज का जो अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको याद करना होगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर कहाँ पाई जाती है? हाथ में, पैर में यानी जांघ, गर्दन में या पीठ में? तो आप सभी को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता होगा कि भैया फीमर हड्डी जो होती है ये हमारे पैर यानी कि जांघ में पाई जाती है। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। यह पैर की जांग में पाई जाती है और शरीर का भार संभालने का कार्य करती है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन आपका छोटा, देखिए विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा मापने के लिए वोल्ट मीटर, ओम मीटर, एमीटर या गैल्वेनोमीटर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी एम्पियर के साथ यहाँ पर मापा जाता है विद्युत धारा को। विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर का उपयोग किया जाता है। इसे परिपथ में श्रृंखला यानी कि सीरीज में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस होता है? भैया कंप्यूटर में प्रिंटर का किस प्रकार का डिवाइस होता है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या प्रोसेसिंग? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। कैसा डिवाइस होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। कैसा है डिवाइस? आउटपुट डिवाइस है। यह कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। ये आपकी डिफिनीशन हो गई शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है लगभग में आपसे पूछा जा रहा है, जिसके ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें से आपको करेक्ट आंसर क्या बताना है?
देखिए देखिए ऑप्शन नंबर बी, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर क्लिक किए हैं उनका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। राजस्थान यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है और इसका क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर होता है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य आपसे पूछा जा रहा है, जहां पर ये चार ऑप्शन आपको मिलते हैं। चार ऑप्शन में से आप लोग बताइए फटाफट करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। सत्यमेव जयते का नाम आपने सुना होगा। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इसका अर्थ होता है कि सत्य की ही विजय होती है। किसकी? सत्य की ही विजय होती है। यह मौलिक संविधान की प्रस्तावना से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मौलिक संविधान की प्रस्तावना से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, अरल सागर या ग्रेट सॉल्ट लेक या मृत सागर? इसमें से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैस्पियन सागर करेक्ट हो जाता है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील होती है और यह एशिया और यूरोप के बीच स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर होता है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कैस्पियन सागर आप लोगों ने सही आंसर किया होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर अपना स्कोर कार्ड बताना। आपका पेपर कल स्टार्ट होने वाला है तो इस क्रम में आप लोग जरूर बताइएगा। इस माध्यम से मैं आपको जितनी भी शिफ्ट होंगी उसके आधार पर आपको एनालिसिस भी करवा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। शेर शाह सूरी का मकबरा क्या दिल्ली, आगरा, सासाराम, लाहौर? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सासाराम में स्थित है। सासाराम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। यह मकबरा सुंदर पत्थर और स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण होता है। किसका? सुंदर पत्थर और स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? फोर ऑप्शन आपको एज इट इज मिलेंगे, इसमें से एक आपका करेक्ट आंसर होगा जो कि है ऑप्शन नंबर ए। बेलगाम अधिवेशन 1924 में हुआ था। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता की। यह अधिवेशन गांधी जी की राजनीतिक सक्रियता का महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। मानव शरीर में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? 10, 12, 14, 16? इसमें से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि मानव शरीर में जो कपाल तंत्रिकाएं होती हैं 12 जोड़ी पाई जाती हैं। 12 जोड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मस्तिष्क से निकलकर सिर और गर्दन के अंगों को नियंत्रित करती हैं। कहाँ से निकल करके? मस्तिष्क से निकल करके गर्दन, सिर और गर्दन के अंगों को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 में से कौन सा सही है? भैया भारतीय संविधान में कुल 3 प्रकार की आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, जहां पर पहला है सामान्य आपातकाल जो कि आर्टिकल 352 यानी युद्ध या बाहरी आक्रमण या आंतरिक संकट के लिए आप लोग इसका यूज कर सकते हो। सेकंड जो है राज्य आपातकाल यानी कि आर्टिकल 356, ये किसी राज्य में शासन असफल होने पर लगाई जा सकती है। तीसरी है आपकी वित्त आपातकाल आर्टिकल 360 यानी कि वित्तीय संकट की स्थिति में आप लोग इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है या पूछा जाएगा, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? वीवीआई में आप लोग इस क्वेश्चन को लगा लो, कंफ्यूजिंग रहेगा और आपसे पूछा जाएगा। इजी क्वेश्चन है, देखिए ओम में हो, ओम मीटर या वोल्ट प्रति एम्पियर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी ओम के साथ जाएगा। प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक ओम होता है। यह दर्शाता है कि किसी विद्युत परिपथ में धारा का विरोध कितना है। क्या दर्शाता है? किसी विद्युत परिपथ में धारा का विरोध कितना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर करा, कंप्यूटर में स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस होता है? कंप्यूटर में जो स्कैनर लगा होता है वो किस प्रकार डिवाइस होता है? ऑप्शन देख लीजिए, करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि इनपुट हो जाएगा। स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, या कागज या चित्र
जैसी जानकारी को कंप्यूटर में डिजिटल रूप में बदलता है। किस में बदल देता है? डिजिटल रूप में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख पठार ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर या लद्दाख? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, लद्दाख में स्थित है। ठीक है, लद्दाख यानी भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। यह हिमालय क्षेत्र में स्थित है और इसकी ऊंचाई बहुत अधिक है। कैसी है? बहुत अधिक है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भैया सल्फर का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। और किस दिन आपका एग्जाम है, आप सभी लोग अपना एग्जाम सेंटर और एग्जाम डेट हमें जरूर बताइए। तो सल्फर का रासायनिक प्रतीक यहाँ पर एस होता है। यह एक अव्ययी तत्व है। कैसा तत्व है? अव्ययी तत्व है और रासायनिक यौगिकों में व्यापक रूप से पाया जाता है। रासायनिक यौगिकों में व्यापक रूप से पाया जाता है। अगला देखिए, कह रहा है भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 2 अक्टूबर 1950। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 1 मिनट, ऑप्शन नंबर सी 22 जुलाई 1947। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इसमें केसरिया, सफेद और हरा रंग और बीच में अशोक चक्र है। तो ये आपको डिटेल में जानकारी मिल गई, शॉर्ट फॉर्म में आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला कह रहा है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? और ये आपको सेशन जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है कैसा लग रहा है। अगर आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये अपना जरूर हमें प्रेजेंट कर देना, ताकि ऐसी सीरीज मैं आपके लिए लाता रहूं कंटिन्यू रूप में। तो अगर आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताओगे तो मैं आपके लिए कंटिन्यू रखूंगा। आगरा, दिल्ली, लाहौर या काबुल? तो यहाँ पर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भैया, ये दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। यह मुगल वास्तुकला का सुंदर उदाहरण और ताजमहल के लिए प्रेरणा भी माना जाता है इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद, बदरुद्दीन तैयबजी, हकीम अल अजमल खान या M A अंसारी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बदरुद्दीन तैयबजी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयबजी। उन्होंने 1887 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। करेक्ट आंसर हो जाता है बदरुद्दीन तैयबजी। मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि होती है, इसमें से आपको बताना है कौन सी होगी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पैरोटिड ग्रंथ। आपने नाम भी सुना होगा, पैरोटिड ग्रंथ। मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथ पैरोटिड ग्रंथ है। यह कान के सामने स्थित होती है और लार यानी कि सलाइवा का उत्पादन करती है। यह आपको पॉइंट नोट कर लेना है, याद कर लेना है। और PDF अगर आपको चाहिए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको फ्री PDF प्रोवाइड कर दूंगा। जितने भी कोई यहाँ पर आपके लिए सेशन लाऊंगा, उन सारे सेशन की फ्री PDF आपको पढ़ने के लिए दी जाएंगी। तो चैनल पर नया विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना और अपनी अटेंडेंस लाइक के माध्यम से लगा देना। और फ्रेंड सर्किल में एक बार इस सेशन को जरूर शेयर कर देना। बार बार कहने की यहाँ पर डिमांड मत कर रखिएगा। भारतीय संविधान में कितनी प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? भैया रिट जारी की जा सकती है 3, 4, 5 या 6? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर भैया, भारतीय संविधान में 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। हैबियस कॉर्पस, ये आप लोग रिट के नाम देख लीजिए। हैबियस कॉर्पस किसी की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ। और मैडमस यानी ये किसी सरकारी अधिकारी को कर्तव्य पालन के लिए आदेश देने के लिए। थर्ड है आपकी सैटरी यानी निचली अदालत के निर्णय को रद्द करने के लिए ये आपके लिए जारी की जा सकती है। और 2 आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, चौथी, पांचवी। लेंस का नाम किससे संबंधित है? भैया लेंस का नाम ये किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, संवेग संरक्षण, आवेग संरक्षण। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट कमेंट में बताओ कि भैया लेंस का नाम किससे संबंधित है? तो लेंस का नाम यहाँ पर आपका संबंधित हो जाता है संवेग संरक्षण से। किससे? संवेग संरक्षण से। लेंस का नाम लेंस लॉ यानी संवेग या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से जुड़ा है। यह कहता है कि विद्युत धारा में यहाँ पर इंडिक्यूड EMF हमेशा उस परिवर्तन का विरोध करती है जिससे वो
उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर लेंज होना चाहिए, लेंज, ये लेंस हो गया भैया, यहाँ पर लेंज कर देना, लेंज के अकॉर्डिंग ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस होता है। तो कंप्यूटर में मॉनिटर इनपुट आउटपुट स्टोरेज या प्रोसेसिंग। तो भैया कंप्यूटर में आउटपुट ये होता है मॉनिटर, एक आउटपुट क्या है, डिवाइस होती है, यह कंप्यूटर की जानकारी को स्क्रीन पर दिखाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम किस राज्य में है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। तो ये आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है हिमाचल प्रदेश। किसके साथ, हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कलका शिमला रेलवे लाइन पर स्थित है, कलका, हिमाचल प्रदेश है। यह स्टेशन हिमालय क्षेत्र में उच्च ऊंचाई पर है। कहाँ पर है, हिमालय क्षेत्र में उच्च ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत कब शुरू हुआ था। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत 78 ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी या 57 ईसा पूर्व या 320 ईस्वी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 78 ईस्वी। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत 78 ईस्वी से शुरू हुआ। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार चलता है और सार्वजनिक एवं आधिकारिक उपयोग में आता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन आपका छूटा हुआ है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो ताजमहल किस नदी के किनारे है, गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा नदी। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ताजमहल आपका ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन बी को लॉक किए होंगे उनका बेहद यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूप से ये क्वेश्चन के मार्क्स मिल जाएंगे और ये करेक्ट भी हो गया होगा। यह यमुना नदी के किनारे बना है और विश्व धरोहर स्थल भी है। क्या है, विश्व धरोहर स्थल भी है। अगला देखिए यहाँ पर, मानव शरीर में सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है, ऑप्टिक तंत्रिका, वेगस तंत्रिका, क्रस्टान्यूसूल तंत्रिका या ट्राइजेमिनल तंत्रिका। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्रस्टान्यूसूल तंत्रिका हो जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका ये क्रस्टेनियू नर्व होती है। यह कूल्हे से लेकर पैर तक फैली होती है और पैरों की मांसपेशियों और त्वचा को नियंत्रित करने का वर्क करती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है। भैया भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति या राष्ट्रपति के पास, संसद या सर्वोच्च न्यायालय या प्रधानमंत्री। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल और केवल यहाँ पर संसद के पास होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करा जा सकता है इसमें। ठीक है, ये कर सकती है यानी संसद उसमें संशोधन कर सकती है। तो आज के सेशन में ये आपके टॉप 43 क्वेश्चन ही इन्वॉल्व हुए हैं और मैं आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन सेकंड पार्ट में लाऊंगा सेपरेट तरीके से। तो उस सेशन को जरूर वॉच कर लेना, कल आपका एग्जाम है, कल से पहले उस वीडियो को वॉच करके अपना प्यार हमें जताइएगा। और डेली एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दिल्ली पुलिस एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। और अगर सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर जरूर कर देना। और कैसी लगी ये क्लास एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम लोग मिलते हैं आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।